Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. Today it is my fifth lecture on jurisprudence second and I will cover topic of legal rights and duty. It is my fifth lecture, so that's why I have mentioned L5 and in bracket 1 signifies that it is the first topic of legal rights and duty. So, this video lecture will cover legal rights and duties. देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों के राइट क्या क्या है, तो आप विदाउट एनी हेसिटेशन मुझे कहेंगे मैम हमें सब तरह के राइट हैं, हम कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, हम कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं, हम कोई भी रिलीजियस फॉलो कर सकते हैं। इतने सारे राइट हमारे को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं जिन्हें कि हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और अगर मैं पूछती हूँ आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या है, तो आप 1 मिनट सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि राइट्स तो सबको बहुत ध्यान रहते हैं, लेकिन जब ड्यूटीज़ की बात आती है तो आप लोग थोड़ा साइलेंट हो जाते हो। लेकिन 2 मिनट सोच के आप आराम से बता सकते हो कि हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या है। जैसे कि आपको अपने देश की सिक्योरिटी पूरी बनाए रखनी है, उसकी सॉवरेनिटी बनाए रखनी है, आपको अपनी कंट्री के किसी भी मॉन्यूमेंट्स को जो है लॉस नहीं पहुंचाना है, आपको जो है पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है। तो ऐसी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताई गई है। तो ये था हम एक कॉमन लैंग्वेज में जब बात करते हैं राइट एंड ड्यूटीज़ की। लेकिन अगर हम लीगल सेंस पे बात कर रहे हैं लीगल राइट्स की, तो देखिए फिर हमें लीगल राइट्स के बारे में देखना पड़ेगा। तो कोई भी सोसाइटी जो होती है, अगर सोसाइटी को सिविलाइज सोसाइटी होना है तो वहाँ पे लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। और लॉ किसे कहते हैं? लॉ का मतलब होता है कि कुछ रूल्स हैं जो कि सोसाइटी के मेंबर के कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं, और अगर कोई इन रूल्स को वायलेट करता है तो स्टेट को ये पावर है कि वो उसके लिए पनिशमेंट दे सकती है और उन रूल्स को एनफोर्स भी करा सकती है। तो ये मीनिंग हुआ हमारा लॉ का। तो लॉ में हमने क्या कहा कि लॉ का मतलब है कुछ रूल्स जो कि आपकी जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनके कंडक्ट को जो है रेगुलेट कर रही है। अगर कोई भी इन रूल्स को वायलेट करता है देन स्टेट इज एम्पावर्ड टू एनफोर्स दोज रूल्स, and if somebody violate those rules then state can punish those person। अभी जो रूल्स वर्ड यूज किया है हमने, रूल्स का मतलब होता है कि हमने जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, पर्सन्स हैं, उन्हें हमने कुछ राइट और ड्यूटीज दी हैं। ये राइट और ड्यूटीज ही ह्यूमन बिहेवियर की कंडक्ट को रेगुलेट करती हैं। तो इससे पता चलता है कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ राइट और ड्यूटीज होते ही होते हैं। तो इसीलिए ये जो लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज है, इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट इज़ अ बेसिस ऑफ एवरी लॉ। तो जो राइट वर्ड है ये रॉन्ग से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और ड्यूटीज से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो अगर हमें राइट का मीनिंग क्लियरली समझना है तो सबसे पहले हमें रॉन्ग और ड्यूटीज का मीनिंग अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी हम जो है राइट वर्ड को समझ सकते हैं। तो सेकेंड स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट आर लीगल राइट्स, लेकिन इस स्लाइड्स की हेल्प से हम समझेंगे कि रॉन्ग किसे कहते हैं और ड्यूटीज किसे कहते हैं। देखिए रॉन्ग क्या हुआ, अगर आपको कोई राइट दिया गया है और कोई दूसरा व्यक्ति उन राइट के कॉन्ट्रेरी में कोई काम करता है तो इसका मतलब वो रॉन्ग है। मतलब आपके राइट से अगेंस्ट में अगर कोई काम होता है तो वो रॉन्ग कहलाएगा। अब ये जो रॉन्ग है ये 2 तरह की हो सकते हैं।
एक मॉरल रॉन्ग और एक लीगल रॉन्ग। देखिए मॉरल रॉन्ग क्या होता है, अगर हम नेचुरल जस्टिस के हिसाब से कोई काम नहीं करते हैं तो वो एक्ट हमारा मॉरल रॉन्ग में कहलाएगा। लेकिन अगर हम लीगल जस्टिस के अनुसार कोई काम नहीं करते हैं तो फिर वो हमारा लीगल रॉन्ग कहलाएगा। अब मैं इसमें एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मॉरल रॉन्ग किसे कहेंगे हम और लीगल रॉन्ग किसे कहेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको पता है एक लिमिटेशन एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट क्या बताता है कि अगर आपने किसी से कुछ पैसा उधार ले रखा है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है 3 ईयर का। अगर वो 3 साल बीत जाते हैं तो फिर जो क्रेडिटर है वो डेटर से कोर्ट में जाके उस डेब्ट को नहीं वसूल सकता, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से वो 3 साल का लिमिटिंग पीरियड उन्होंने दिया है। तो देखा जाए वैसे तो जो है डेटर को पैसे वापस करने चाहिए, लेकिन अब वो जो है पीरियड जो 3 साल का है वो लैप्स हो चुका है, तो अब क्रेडिटर कोर्ट में स्यू नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारे को ये जो रॉन्ग माना जाएगा ये मॉरल रॉन्ग कहलाएगा, क्योंकि हम इसके अगेंस्ट जो है कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारा जो है 3 साल अभी नहीं बीते हैं और हम उससे अपना लोन वापस मांग रहा है क्रेडिटर और डेटर उसे नहीं दे रहा है, तो वो कोर्ट में जाके स्यू कर सकता है कि वो उसका पेमेंट करे। तो यहाँ पे जो है आप कोर्ट में जा सकते हो इस रॉन्ग के अगेंस्ट, तो ये कहलाएगा आपका लीगल रॉन्ग। तो डिफरेंस क्लियर हो गया आपको मॉरल रॉन्ग में और लीगल रॉन्ग में। मॉरल रॉन्ग रॉन्ग है, आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई करता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लीगल रॉन्ग में आपकी एक लीगल ड्यूटी थी पूरा करने की, अगर आपने उस लीगल ड्यूटी को पूरा नहीं किया तो फिर जिसका राइट वायलेट हुआ है वो उसे एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा सकता है। तो ये डिफरेंस था मॉरल रॉन्ग और लीगल रॉन्ग। तो अब हमने रॉन्ग वर्ड को समझ लिया, अब हम समझेंगे ड्यूटीज को। देखिए वैसे तो ड्यूटीज किसी से भी पूछो सबको पता होता है कि ड्यूटीज क्या है, लेकिन आज हम जो है इसे बड़े एलोबरेटिव वे में समझेंगे ड्यूटी क्या होती है। देखिए ड्यूटी क्या है, एक ऑब्लिगेटरी एक्ट है। इसका मतलब है कि हम के पास स्टेट हमें ऑब्लाइज करता है कि हमें कुछ काम करने हैं या कुछ काम नहीं करने हैं। तो ये जो एक्ट है और फॉरबिडेंस ऑफ एक्ट है, यही हमारी ड्यूटी कहलाती है। अगर हम अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं या जो ड्यूटी है उसका उल्टा काम करते हैं तो फिर वो जो है हमारे रॉन्ग कहलाती है। तो इस तरीके से देखा जाए अगर हम ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी है, अगर ड्यूटी के अगेंस्ट में जाके कोई काम कर रहे हैं मतलब ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो रॉन्ग बन जाती है। तो इस तरीके से ड्यूटी और रॉन्ग दोनों बहुत जो है को रिलेटेड होती है। जैसे टाइप ऑफ रॉन्ग थे ऐसे ही ड्यूटीज होती है। ड्यूटीज भी आपकी 2 तरह की होती है, एक मॉरल ड्यूटी और एक लीगल ड्यूटी। देखिए मॉरल ड्यूटी क्या कहलाती है कि जिन ड्यूटी को आपको करना है, लेकिन अगर आप उन ड्यूटीज को नहीं करते हो तो जो कोर्ट है वो आपको पनिशमेंट नहीं दे सकती, जबकि वैसे आपको एथिकली वो काम करना चाहिए। और लीगल ड्यूटी किसे कहते हैं कि कोर्ट ने आपको इम्पोज किया है, ऑब्लाइज किया है कि आपको ये ड्यूटी करनी है। तो अगर कोर्ट ने वो ड्यूटी प्रिस्क्राइब करी है और फिर आप उस ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हो, उसके अगेंस्ट में काम करते हो, तो कोर्ट आपको पनिश कर सकता है। तो ऐसी ड्यूटी कहलाती है लीगल ड्यूटी। तो डिफरेंस क्या हुआ कि हमारे को कोई काम करना है, वी आर ऑब्लाइज टू डू सर्टेन एक्ट, तो दोनों ही ड्यूटी में आएंगे। लेकिन मोरल ड्यूटी में अगर हम उस एक्ट को नहीं भी करते तो कोई हमें पनिशमेंट नहीं देगा, लेकिन लीगल ड्यूटी में हमारे को जो है पनिशमेंट मिल जाएगा। देखिए मॉरल ड्यूटी क्या हुई कि आपको अपने पेरेंट्स का जो है ऑबे करना चाहिए, आपको अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, आपको अपने एल्डर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, आपको जानवरों के प्रति जो है दया दिखानी चाहिए, भूखे जानवरों को अभी आपको खाना खिला देना चाहिए। तो ये सब आपकी क्या होती है मॉरल ड्यूटी।
लेकिन अगर आप माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हो या टीचर्स की इज्जत नहीं कर रहे हो तो आपको फिर जो है लॉ पनिश नहीं करता है, क्योंकि ये नेचुरल ड्यूटीज है, ये आपकी एथिकल ड्यूटीज है, ठीक है। लेकिन लीगल ड्यूटीज में क्या है कि ये ड्यूटी आपको करनी ही करनी होती है। जैसे कि किसी भी शॉपकीपर को अडल्ट्रेटेड इरेबल नहीं बेचने चाहिए, क्योंकि वो अडल्ट्रेटेड बेचेगा तो इससे जो दूसरे व्यक्ति का राइट है कि उसे शॉप से होलसम चीजें ही मिलनी चाहिए, वो राइट उसका वायलेट होता है। तो अगर आप किसी को अडल्ट्रेटेड चीजें बेचते हो तो आपकी जो ड्यूटी है, आपने उस ड्यूटी को वायलेट किया कि आपको होलसम चीजें बेचनी है, जो स्वास्थ्य वर्धक चीजें वो बेचनी है। तो यहाँ पे कहलाएगा कि ये लीगल ड्यूटी है, क्योंकि इस ड्यूटी को अगर आप वायलेट करते हो तो कोर्ट आपको पनिश भी कर सकता है। तो डिफरेंस क्लियर हो गया मॉरल ड्यूटी में और आपको लीगल ड्यूटी में। अब हम देखेंगे कि ड्यूटीज का क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए 3 तरह का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है पॉजिटिव ड्यूटी एंड नेगेटिव ड्यूटी। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वर्ड्स को बता रहे हैं। देखिए ड्यूटीज में क्या होता है कि किसी एक्ट को करना और किसी एक्ट को ना करना, दोनों ही ड्यूटीज में आती है। तो अगर हमें किसी काम को करना है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी पॉजिटिव ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जो है किसी से कोई सामान खरीदा है तो हमें उसके पैसे देने हैं, तो ये एक्ट हमें करना है, तो ये कहलाएगी पॉजिटिव ड्यूटी। या हमने किसी से लोन लिया है तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें उस लोन का अमाउंट विद इन द शेड्यूल पीरियड में उसे चुकाना है, तो ये हमारी कहलाएगी पॉजिटिव ड्यूटी। अब नेगेटिव ड्यूटी में क्या होता है कि नेगेटिव ड्यूटी में जो है हमें कोई काम नहीं करना है, तो वो हो जाती है हमारी नेगेटिव ड्यूटी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने टॉट में भी पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई लैंड है तो फिर जो है कोई भी व्यक्ति उस लैंड में बिना परमिशन के एंट्री नहीं कर सकता। यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज किया, एंट्री नहीं कर सकता, तो ये कहलाएगी आपकी नेगेटिव ड्यूटी। तो किसी काम को करना है तो वो पॉजिटिव ड्यूटी, किसी काम को नहीं करना है तो वो कहलाएगी आपकी नेगेटिव ड्यूटी। अब सेकंड आती है आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी। प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है, जो ड्यूटी आपको करनी है, जो ड्यूटी आपकी एग्जिस्ट करती है और उस ड्यूटी का करना किसी और ड्यूटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब प्राइमरी ड्यूटी की 2 कैरेक्टरिस्टिक आती है, एक तो ये एग्जिस्ट करती है और ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी और ड्यूटी पे करना इस पे जो है डिपेंड नहीं करता है। तो प्राइमरी ड्यूटी का एग्जाम्पल आप बताइए, सोच के बताइए, बहुत सारे एग्जाम्पल हो रहे हैं, मैं आपको 1 सेकंड दे रही हूं, आप सोचिए क्या होता है कि प्राइमरी ड्यूटी में क्या क्या चीजें आएंगी। सोचा आप लोगों ने? देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब जैसे आपकी ड्यूटी है कि आप किसी को भी पर्सनल इंजरी नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, किसी को भी ग्रीवियस हर्ट नहीं करेंगे, तो ये क्या हुई, आपकी प्राइमरी ड्यूटी है, ये लॉ ने बता रखी है और ये ड्यूटी को करना किसी और ड्यूटी पे डिपेंड नहीं करता। अब सेकेंडरी ड्यूटी क्या है कि जो किसी पहली ड्यूटी पे आपकी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को पर्सनल इंजरी पहुंचाई तो उस पर्सनल इंजरी की जो आपने ड्यूटी पूरी नहीं करी, अब सेकेंडरी ड्यूटी क्या हो जाएगी कि कोर्ट आपको कहेगा कि जिसको आपने इंजरी पहुंचाई है उसे आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, डैमेज देना पड़ेगा। तो सेकेंडरी ड्यूटी किस पे डिपेंड हुई, वो डिपेंड हुई आपकी प्राइमरी ड्यूटी पे कि आपको किसी को पर्सनल इंजरी नहीं पहुंचानी है। लेकिन अगर आपने प्राइमरी ड्यूटी पूरी नहीं करी, आपने किसी को जो है चोट पहुंचा दी, आपने किसी को मुक्का मार दिया जिससे कि उसका दांत टूट गया, तो फिर आपको उस व्यक्ति को डैमेज देना पड़ेगा। तो ये जो डैमेज देना है इसे आप बोलते हो सेकेंडरी ड्यूटी और इसे कभी कभी हम रेमेडियल ड्यूटी भी बोल देते हैं। अब हमारा लास्ट आता है एब्सोल्यूट ड्यूटी एंड रिलेटिव ड्यूटी। देखिए एब्सोल्यूट ड्यूटीज क्या होती हैं कि जो दूसरे का राइट है उस रिगार्ड में आपको कोई काम करना है या नहीं करना है, वो कहलाता है आपका एब्सोल्यूट ड्यूटी।
और एब्सोल्यूट ड्यूटी हमेशा स्टेट की तरफ होती है और स्टेट ने वो ड्यूटी आपको दी होती है। अगर आप इन ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं तो वो फिर क्राइम माना जाता है और इस क्राइम की वजह से आपको स्टेट जो है पनिशमेंट देती है। तो इससे क्या पता चलता है, एब्सोल्यूट ड्यूटी किसकी तरफ होती है, स्टेट की तरफ होती है। अगर आप ये ड्यूटी को पूरा नहीं करते हो तो वो क्राइम माना जाता है और अगर क्राइम हो जाता है तो फिर आपको उसके लिए जो है पनिशमेंट मिलती है। जैसे कि आपकी एक व्यक्ति का क्या राइट है कि कोई भी उसे चोट ना पहुंचाए। अगर आप अटेम्प्ट टू मर्डर करते हो तो इसका मतलब आप चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर ये क्राइम माना जाएगा और कोर्ट इसकी जो है आपको पनिशमेंट देगा। अब बहुत सी क्या होती है, रिलेटिव ड्यूटीज होती हैं। ये रिलेटिव ड्यूटीज क्या होती हैं आपकी, कि रिलेटिव ड्यूटीज में आपको होता है कि आप जो है अपनी ड्यूटी को, ये किसी इंडिविजुअल की तरफ होती है। जैसे एब्सोल्यूट ड्यूटी तो स्टेट की तरफ होती है, लेकिन रिलेटिव ड्यूटी किसी इंडिविजुअल की तरफ होती है। तो अगर आप इंडिविजुअल की तरफ जो ड्यूटी है उसको पूरा नहीं करते हो तो फिर आपकी ये मानी जाती है सिविल इंजरी हुई है और कोर्ट आपसे जो है कंपनसेशन दिला सकता है या डैमेज दिला सकता है। तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव ड्यूटी। तो क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया आपका। तीन तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्राइमरी, सेकेंडरी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो अब हमने राइट से रिलेटेड जो है रॉन्ग और जो ड्यूटी थी वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लिए। अब हम आते हैं लीगल राइट्स पे। देखिए लीगल राइट्स क्या है। राइट एक तरीके के क्या होते हैं, आपके इंटरेस्ट होते हैं। ये जो पर्सन्स होते हैं उनके बहुत सारे वेराइट तरीके के जो है इंटरेस्ट होते हैं। इन इंटरेस्ट को जब जो है आपका लॉ रिकॉग्नाइज भी करता है और उसे प्रोटेक्ट भी करता है। आप ये ध्यान रखिएगा, दोनों वर्ड आने चाहिए। यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है एंड, कि उन आपके जो इंटरेस्ट हैं उन्हें रिकॉग्नाइज भी कर रहा है और प्रोटेक्ट भी कर रहा है जो आपका लॉ है, तो उसको बोलते हैं हम लीगल राइट। और लीगल राइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, कोई भी लॉ होता है, लॉ का क्या मतलब होता है, कुछ रूल्स, और वो रूल्स किससे रिलेट करते हैं, आपके पर्सन की क्या क्या राइट है, क्या क्या ड्यूटीज है। अगर कोई किसी व्यक्ति का राइट है तो वो दूसरे व्यक्ति की ड्यूटीज होंगी। तो राइट का मतलब है कि हमारे जो इंटरेस्ट है वो हमारे रिकॉग्नाइज कर दिए स्टेट, और उन्हें अगर कोई उन राइट को वायलेट करता है तो फिर हमें जो है स्टेट उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो देखिए हर इंसान के जो है बहुत सारे राइट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर राइट को जो लॉ जो है रिकॉग्नाइज करे, उन्हें प्रोटेक्ट करे। तो अब ये वेराइट तरह के इंटरेस्ट जो है, बहुत तरह के इंटरेस्ट हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें टाइप ऑफ राइट्स में। तो ये जो राइट होते हैं, जो वेराइड इंटरेस्ट होते हैं, ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो होता है आपका मॉरल राइट और दूसरा होता है लीगल राइट। तो जो मॉरल राइट है वो भी हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन इनको जो लॉ है, जो स्टेट है, वो रिकॉग्नाइज नहीं करती और उनका प्रोटेक्शन नहीं देती है। लेकिन जो लीगल राइट है वो राइट आपके बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जिन्हें कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता, उन्हें स्टेट रिकॉग्नाइज भी करती है, प्रोटेक्ट भी करती है। अगर कोई थर्ड पार्टी उन राइट्स को वॉयलेट करना चाहती है तो फिर उस थर्ड पर्सन को जो है पनिशमेंट मिलेगी। अब मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स का ये राइट है कि बच्चे उनसे बहुत प्यार से बोलें और घर में जब वो रहें तो अपना शांति बनाए रखें और उनकी ओबीडियंट रहे। तो ये उनका राइट है, या आप कह सकते हो ये उनका इंटरेस्ट है। अगर कोई बच्चा, घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई बच्चा तो बहुत अच्छे से मम्मी पापा की बात मानता है और कोई बच्चे नहीं मानते, वो अपनी अपनी चलाते हैं, तो ये है मॉरल राइट। पेरेंट्स का ये मॉरल राइट है, लेकिन इस राइट को लॉ रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट नहीं करता। अब लीगल राइट क्या है? लीगल राइट है कि आपकी प्राइवेसी में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करता है तो जो लॉ है और जो स्टेट है वो इसको रिकॉग्नाइज करती है और प्रोटेक्ट करती है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़की को कोई लड़का स्टॉकिंग करता है, ठीक है, उसके पीछे चलता है, उसे जो है मतलब टेलीफोन कॉल करता है, तो माना जाएगा कि वो उसे स्टॉकिंग कर रहा है, तो वो उसकी गर्ल की जो प्राइवेसी है उसमें इंटरफियर कर रहा है, तो वो जो है क्राइम माना जाएगा, क्योंकि उसने वो जो लड़की का प्राइवेसी का राइट है उसको वो इंटरफियर करने की कोशिश कर रहा है। तो स्टेट उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उस लड़के को जो है पनिश भी कर सकती है। तो क्लियर हो गया कि बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं जिन्हें हम राइट बोलते हैं, लेकिन हर तरह के इंटरेस्ट को हम लीगल राइट्स नहीं करेंगे, क्योंकि राइट हमारे दो तरह के हो जाते हैं, एक मॉरल राइट और एक हमारे लीगल राइट। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जब केस का डिसीजन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी हमारे जो है वेराइड इंटरेस्ट होते हैं जिनको लॉ रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करती है, वही हमारे जो है लीगल राइट्स कहलाते हैं। तो ये चीज, ये वाला जो वर्डिक्ट था, ये एक्सप्रेस किया था सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ राजस्थान एंड यूनियन ऑफ इंडिया में। अब इसी में एक बहुत अच्छा केस हुआ था मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेट में। इसमें क्या था कि एक हॉस्पिटल था, उसमें एपिलेंट ने अपना खून दिया क्योंकि वो खून किसी और को ट्रांसफ्यूज करना था। अब जब ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है तो उससे पहले ब्लड का वो होता है, सैंपल लिया जाता है और उसकी ब्लड रिपोर्ट देखते हैं। तो उस ब्लड रिपोर्ट में पाया गया कि जो एपिलेंट था उसको HIV था। तो अब HIV था, इसलिए दूसरे पेशेंट को वो जो है ब्लड नहीं चढ़ाया गया, और हॉस्पिटल ने ये इंफॉर्मेशन जो है उस लड़की को भी दे दी जिससे उसकी इंगेजमेंट हुई हुई थी, जिसकी वजह से लड़की के साथ उसकी इंगेजमेंट टूट गई। अब एपिलेंट ने जो है कंज्यूमर फोरम में केस डाला कि इन्होंने जो मेडिकल लाइन है, जो इनका एथिक्स है, वो कहते हैं कि आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने मेरी HIV की रिपोर्ट लीक कर दी, जिससे मुझे बहुत क्रिटिसाइज हुई, मेरे एंगेजमेंट भी टूट गई और मुझे बड़ा ही ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हुआ। तो लेकिन जो कंज्यूमर फोरम ने केस को डिसमिस कर दिया, उन्होंने कहा ये केस हम नहीं सुनेंगे, ये कोर्ट का केस है। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में जो है केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटल की ये ड्यूटी होती है कि उन्हें जो पेशेंट हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना है और प्राइवेट रखना है। लेकिन ये इस तरीके का केस था कि HIV के केस में हम जनरली लोगों को अवेयर करते हैं कि जिससे कि वो जो है दूसरे लोगों में इसका जो है फैलने से बच सके। तो अगर उन्होंने उस लड़की को अलर्ट किया कि इस व्यक्ति को HIV है, तो वो इस तरीके से ये चाह रहे थे कि जिससे कि वो और ना फैले, क्योंकि अगर उस लड़के से उससे शादी हो जाती तो वो उस लड़की को भी फैल सकता था और उनके होने वाले बच्चों को भी हो सकता था। तो यहाँ पे जो है उन्होंने कोई भी अपनी जो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए पेशेंट की रिपोर्ट्स को, उसका कोई वायलेशन नहीं किया है। तो माना गया कि उनकी ये कोई ड्यूटी नहीं थी। जब उनकी हॉस्पिटल की ड्यूटी नहीं थी कि वो HIV को सीक्रेट रखते, तो उसका भी कोई राइट नहीं बनता था कि वो जो है उनके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सके। तो इस तरह से ये चीज़ डिसीजन दिया गया था मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेट के केस में। तो आई थिंक कि अब आपको लीगल राइट का पूरा सिनेरियो पता चल गया होगा कि लीगल राइट किसे कहते हैं। मैं एक लाइन में इसकी लिस्ट दे देती हूँ कि वो सारे इंटरेस्ट जिनको कि लॉ रिकॉग्नाइज करता है और प्रोटेक्ट करता है, वही लीगल राइट की डेफिनेशन में आते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि लीगल राइट के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से सुनिए। पहला है पर्सन ऑफ इनहेरेंस। इसका मतलब है कि राइट का कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है। तो जिसके पास राइट है वो कहलाता है पर्सन ऑफ इनहेरेंस। ठीक है, तो जिसके पास लीगल राइट होता है वो क्या कहलाता है? पर्सन ऑफ इनहेरेंस। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हर व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी का राइट है, तो जिस व्यक्ति को प्राइवेसी का राइट है वो सब पर्सन क्या कहलाएंगे? पर्सन ऑफ इनहेरेंस। तो ये जरूर होना चाहिए कि लीगल राइट के लिए एक पर्सन ऑफ इनहेरेंस होना चाहिए। सेकंड है पर्सन ऑफ इंसिडेंस। देखिए अगर कोई किसी का राइट होता है तो वो दूसरे की ड्यूटी होती है।
तो जिस व्यक्ति की वो ड्यूटीज होती है कि उसे कोई काम करना है या कोई काम नहीं करना है जिससे पहले व्यक्ति का राइट बना रहे, तो उसे हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंसिडेंस। तो अब मैंने जैसे प्राइवेसी का दिया कि आपको अपनी प्राइवेसी का राइट है, तो जिन सभी व्यक्ति के अगेंस्ट आपको ये राइट होता है, तो वो सभी व्यक्ति जिनको की ये ड्यूटी है कि वो उसके प्राइवेट राइट में इंटरफेयर ना करें, उसकी प्राइवेसी में इंटरफियरेंस ना करें, वो सब कहलाएंगे पर्सन ऑफ इंसिडेंस। अब होता है इसका कंटेंट ऑफ राइट। कंटेंट ऑफ राइट का क्या मतलब होता है? जो पर्सन ऑफ इंसिडेंस होता है, इट मीन जिसके पास ड्यूटी है, उसको या तो कोई काम करना होता है या कोई काम नहीं करना होता है जिससे कि दूसरों के राइट बने रहें। तो जो किसी काम को करना या किसी काम को नहीं करना, और वी कैन से एक्ट और फॉरबिडेंस टू एक्ट, इसे हम बोलते हैं कंटेंट। कंटेंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट। देखिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट का क्या मतलब होता है? इसे हम ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं। देखिए, जिस चीज पे राइट होता है पर्सन ऑफ इनहेरेंस का, उसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने शॉप से जो है कोई लैपटॉप खरीदा। अब लैपटॉप क्या है? अब आपका इस पे राइट है, तो जो लैपटॉप हुआ वो कहलाएगा आपका राइट का सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट आता है आपका टाइटल ऑफ राइट। टाइटल ऑफ राइट का मतलब है कि जो पर्सन ऑफ इनहेरेंस है वो जो है उस पे एक्सक्लूसिवली उस राइट को एंजॉय कर सकता है, क्योंकि अब वो जो है उसका ओनर है। तो ये कहलाता है टाइटल ऑफ राइट। अब इन सभी पॉइंट्स को समझने के लिए मैंने छोटा छोटे एग्जाम्पल तो दिए, अब मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ कि हम कैसे समझेंगे कि एक ही एग्जाम्पल में ये सारे एलिमेंट लीगल राइट के आते हैं या नहीं आते। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से एक लैंड खरीदी। ठीक है, ए ने क्या हुआ? बी से लैंड खरीदी। अब इसमें ए क्या है? ए के को राइट हो गया उस लैंड को एंजॉय करने का, तो ए कहलाएगा पर्सन ऑफ इनहेरेंस। अब पर्सन ऑफ इंसिडेंस क्या है? इसमें खाली बी नहीं है पर्सन ऑफ इंसिडेंस। अब उस पर्सन को ये राइट है, जब वो प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, कि कोई भी उसके इस राइट में इंटरफेरेंस ना करे। तो होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग बी की ये ड्यूटी है कि वो उसकी लैंड में उसकी परमिशन के बिना जो है इंटरफेरेंस ना करे। तो पर्सन ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा? होल वर्ल्ड। अब वो अपनी, अब जो व्यक्ति की ड्यूटी है, जो पर्सन ऑफ इंसिडेंट है, उनकी क्या ड्यूटी है कि वो उसके लैंड यूज में इंटरफेरेंस ना करे। तो ये क्या कहलाएगा? इंटरफेरेंस ना करना, कंटेंट ऑफ द राइट। अब उनको जो लैंड मिली है, जो लैंड खरीदी है, वो क्या कहलाएगी? क्योंकि लैंड पे ही ओनरशिप है, वो कहलाएगी आपकी सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट है। अब उन्होंने रजिस्ट्री कराई, ठीक है, तो कन्वेंसिंग हो गई, तो अब उसकी वजह से ए को जो है ओनरशिप मिल गई, तो अब वो जो है उसके पास टाइटल आ गया। तो ये होता है टाइटल ऑफ राइट। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये हमारे पास पांचों एलिमेंट है लीगल राइट के, तो माना जाएगा ये लीगल राइट है। मैं इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है एक टेस्टेटर है, टेस्टेटर ने अपनी एक सोने की रिंग, ठीक है, एक उसको दे दी लीगेटी को। अब ये किसका राइट हो गया? अब लीगेटी का राइट हो गया इस पे, गोल्ड रिंग पे, क्योंकि टेस्टेटर ने उसे दे दी है। तो इसका मतलब पर्सन ऑफ इनहेरेंस कौन कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका लीगेटी। अब ड्यूटी किसकी है? टेस्टेटर की है कि कोई और उसमें इंटरफेरेंस ना करे, तो पर्सन ऑफ इंसिडेंट कौन कहलाएगा? जो आपका टेस्टेटर है। अब जो टेस्टेटर की क्या ड्यूटी है कि अब वो उसे विड्रॉ नहीं करेगा, तो वो काम नहीं करेगा, तो ये कहलाएगा कंटेंट ऑफ राइट में। और जो गोल्ड रिंग है जिसपे अब लीगेटी का अधिकार हो गया, वो कहलाएगी सब्जेक्ट मैटर। अब टेस्टेटर ने जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट से वो ट्रांसफर करी है लीगेटी को, तो इसलिए वो लीगेटी के पास आ गई है, तो इसलिए उसके पास उसका टाइटल भी आ गया। तो इस तरीके से हमने जो दो एग्जाम्पल दिए उससे पता चलता है कि हमारे पांचों एलिमेंट होने चाहिए, तभी वो लीगल राइट की डेफिनेशन में आते हैं। तो आई होप कि आपको लीगल राइट बहुत अच्छी से क्लियर हो गए होंगे। समटाइम इन एग्जामिनेशन इन शॉर्ट क्वेश्चन दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, कैन देयर बी एन ओनरलेस राइट और कैन ए राइट बी स्यूड अगेंस्ट द स्टेट। तो इन दोनों पॉइंट को भी मैंने अपनी स्लाइड में कवर किया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ओनरलेस राइट हो सकता है या नहीं हो सकता है,
तो आप सबसे पहले देखिए एलिमेंट ऑफ राइट में देखिए, उसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या है, पर्सन ऑफ इनहेरेंस। पर्सन ऑफ इनहेरेंस क्या होता है, जो कि ओनर होता है राइट का, जिसके पास अब कोई चीज आ गई उसी को तो आप पर्सन ऑफ इनहेरेंस बोलते हैं। तो बिना ओनर के तो कोई राइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा पहला एसेंशियल एलिमेंट है। तो बिना राइट ओनर के कोई राइट नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, इसलिए ओनर लेस राइट कोई नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है, जो ओनर है वो आपका अनसर्टेन हो सकता है या फिर वो जो है इनडिटर्मिनेट हो सकता है। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, बच्चा जब मदर की वॉर्म में होता है तो उसके पास भी कुछ राइट जो है लॉ देता है, तो वो ओनर तो है उस राइट का, लेकिन वो जो है अनसर्टेन ओनर है, क्योंकि जब वो बर्थ जिंदा लेगा तभी उस पर वो जो राइट है वो उसके अंदर वेस्टेड होते हैं, मतलब तभी वो जो है ट्रू ओनर बनता है। तो अगर वो जिंदा जन्म लेता है तो फिर वो ओनर हो जाता है। तो यहाँ पे जब तक बच्चा वॉर्म में है वो ओनर तो है, लेकिन अनसर्टेन ओनर है। इसी तरह से हम इनडिटर्मिनेट का लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, आपको नहीं पता कि कितने लोग हैं, तो सोसाइटी का ये राइट है कि सोसाइटी में आके कोई भी न्यूसेंस ना फैलाए, तो ये सोसाइटी का राइट हो गया। लेकिन यहाँ पे अब उसमें कितने मेंबर है वो इनडिटर्मिनेट है, आप फिक्स नहीं कह सकते भाई 50 मेंबर है, 1000 मेंबर है या 20,000 मेंबर है, तो ये हुआ इनडिटर्मिनेट। तो सोसाइटी ओनर तो है लेकिन इनडिटर्मिनेट ओनर है, क्योंकि हम क्वांटिटी नहीं बता सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि ओनरलेस राइट नहीं हो सकते। हाँ, ओनर जो है अनसर्टेन हो सकता है और ओनर जो है इनडिटर्मिनेट भी हो सकता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या राइट को स्टेट के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। देखिए, जब भी हमने ये लीगल राइट्स की बात करी तो हमने एसेंशियल एलिमेंट में देखा कि दो इसके फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है, पर्सन ऑफ इनहेरेंस जो राइट है जिसके पास, पर्सन ऑफ इंसिडेंस जिसे उस राइट के अगेंस्ट ड्यूटी मिली हुई है। तो दो पर्सन हुए, जिसके पास ड्यूटी है और एक जिसके पास राइट है। एक तीसरी एग्जिस्टेंस होती है स्टेट की। अगर कोई ड्यूटी पूरी नहीं करता है जिसकी वजह से जिसके पास राइट है उसका राइट वायलेट होता है, तो बीच में स्टेट की एंट्री होती है और स्टेट जो है उस व्यक्ति को जिसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी है उसे पनिशमेंट दे सकती है। तो हमारी तीन एंटिटी आ जाती है, पर्सन ऑफ इनहेरेंस, पर्सन ऑफ इंसिडेंस और एक होती है स्टेट। तो स्टेट के पास तो कोई ड्यूटी नहीं हुई जब हम पर्सन ऑफ इनहेरेंस और इंसिडेंस की बात करते हैं, तो इसीलिए हमें लगता है कि क्या हम स्टेट के अगेंस्ट यूज करें या नहीं करें। देखिए, अगर स्टेट अपने सॉवरेन फंक्शन कर रही है, जो फंक्शन उसको लॉ ने दिए, तो वो सॉवरेन फंक्शन हो गए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, वेलफेयर एक्टिविटी कर रही है, या पार्लियामेंट में उनकी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो वो जब सॉवरेन एक्शन करती हैं तो उस वक्त जब वो कर रही होती है तो उसकी ड्यूटी किसी की तरफ नहीं होती, इसलिए उसे इम्यूनिटी मिली होती है। लेकिन जब वो सॉवरेन एक्ट नहीं कर रही होती है तो जो है उसकी ड्यूटी जो है दूसरे व्यक्ति की तरफ भी होती है। अगर स्टेट भी अपनी ड्यूटी को वायलेट करते हैं तो फिर जो है उनके अगेंस्ट भी जो है राइट को एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो आई थिंक कि आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने आपको बहुत ही लीगल लैंग्वेज में बताया लीगल राइट्स किसे कहते हैं और ड्यूटीज किसे कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। जनरली स्टूडेंट इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं। आई होप कि ये मेरा लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।